हेलो एवरीवन। आज की क्लास का हमारा जो लेक्चर है वो यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए है, जो कि परीक्षा वर्ष 2024 में होने वाली है, फरवरी में, है ना। ये हमारा अकाउंट का टॉपिक है। ये हमारा अकाउंट का थ्योरी का टॉपिक है ना। जिस जहां से कि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट होता है उसी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि साझेदारी संलेख या फिर विलेख बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। यानी कि अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है ये, है ना। पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे, क्या होती है ये, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है ना। लॉन्ग में तो कम और शॉर्ट में ज्यादा पूछ लिया जाता है, यानी कि 5 नंबर 4 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2-2 नंबर में भी। तो साझेदारी संलेख का मीनिंग पढ़ लेते हैं हम। साझेदारी संलेख होता क्या है? तो साझेदारी संलेख का मतलब होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले या कंपनी को चलाने वाले जो साझेदार होते हैं ना, उनके बीच में जो अधिकार, यानी कि किसका क्या राइट है, किसका क्या राइट है, किसका क्या कर्तव्य है काम करने, किसके क्या दायित्व होंगे, है ना। उनको निश्चित करने के बीच में एक उनमें क्या कर लिया जाता है, लिखित या फिर मौखिक में एक जो वो एग्रीमेंट कर लिया जाता है ना। एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है, चाहे लिखित हो या फिर मौखिक हो। उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और ये किसी भी व्यवसाय का संविधान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे होते हैं, उन्हीं को हमें मानना होगा। उन्हीं को मान के हमें अपना व्यापार जो है वो आगे कंटिन्यू करना होगा। और ये पंजीकृत या अपंजीकृत कैसे भी हो सकता है, यानी कि ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि इसको रजिस्टर्ड ही कराएं, है ना। तो ये तो हो गया साझेदारी संलेख। एक होता है विलेख। अब देखो, संलेख में हमने पढ़ा अभी कि ये लिखित और मौखिक दोनों तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर हम विलेख की बात करें तो विलेख हमेरा हमारा हमेशा लिखित ही होता है। पंजीकृत अपंजीकृत हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज रिटेन होगा। ये विलेख की बात कर रहे हैं तो, है ना, ऑलवेज रिटेन होगा ये। जिसमें बात वही है कि इनके अधिकार, इनके कर्तव्य, इनके दायित्व और व्यवसाय का क्या उद्देश्य है हमारा, कौन साझेदार कितने पैसे लगाएगा व्यापार में, वो सारी चीजें इसमें पहले ही बता दी जाती हैं। और इसे साझेदारी का अंतर्नियम यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं हम इसको। जो कि साझेदारी संलेख और साझेदारी विलेख दोनों एक ही शब्द होते हैं, बट फर्क एक छोटा सा ही है कि संलेख हमारा लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, बट विलेख जो होता है हमारा वो मौखिक होता है। मोस्ट ऑफ इन दोनों वर्ड्स को सेम ही जो वो कंसीडर किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड होती है ये। क्या क्या बातें होनी चाहिए इसमें, इनको हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहला है फर्म का नाम व पता, कि कहाँ पे हमें फर्म को एस्टेब्लिश करनी है और कहाँ क्या उसका नाम रखना है। नाम भी ऐसा हो कि किसी कंपनी से मिलता जुलता ना हो, भ्रम उत्पन्न ना हो, खरीदने वालों में ये ना लगे कि भाई ये कंपनी वही है ना। और दूसरी चीज, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही हम गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि फर्म का क्या नाम रखना है हमें और कहाँ पे वो फर्म हमें खोलनी है, ये हो गया। उसके बाद जो साझेदारी में सम्मिलित है, जो हमारी कंपनी में सम्मिलित है, उनके क्या क्या नाम है साझेदारों के और कहाँ के वो रहने वाले हैं, सारी डिटेल लेंगे हम। थर्ड पॉइंट में आ जाता है साझेदारी की अवधि। अब कितने समय तक हम अपनी जो वो साझेदारी को रखेंगे, है ना, कि किसी निश्चित अवधि के लिए ही की गई है अथवा किसी विशेष कार्य के लिए की गई है, या फिर ऐच्छिक है, हम अपनी इच्छा से कभी भी खत्म कर सकते हैं इसको। तो ये सारी कंडीशन पहले ही रख ली जाती हैं कि 10 साल चलाएंगे हम, 5 साल चलाएंगे अपनी फर्म को, या फिर एक काम के लिए खोली हमने, वो काम हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम उस अपनी फर्म को क्या है क्लोज कर देंगे, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। व्यवसाय का क्षेत्र और स्वरूप, कि किस तरीके के प्रोडक्ट बनाएगी, कैसी है हमारी, रूरल्स में ये नेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, कैसी है, वो सारी चीजें पहले डिस्कस कर ली जाएंगी कि स्थानीय कंपनी है या क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय, है ना, वो भी चीज डिस्कस कर ली जाएगी। और साझेदार कितने कितने पैसे लेके आए, ये चीज भी पहले देख ली जाएगी। बाद में ये लफड़ा नहीं रहेगा कि बाद लो कि भाई एक साझेदार तो ज्यादा पैसे ले आया, एक कम ले आया, है ना। और एक ये भी हो सकती है बात कि कोई साझेदार तो बोलता है अभी मैं दे देता हूँ 5 लाख रुपए, है ना, फ्यूचर में मैं और भी दे सकता हूँ 2 लाख रुपए। तो ये पहले ही बात कर ली जाएगी कि बाद में अगर कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाना चाहता है तो उससे पैसे ले लिए जाएंगे या नहीं ले लिए जाएंगे, है ना। तो साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी का स्पष्ट उल्लेख होगा पहले तो, कि कौन कौन साझेदार कितने कितने रुपए जो फर्म में लेके आया है, और उसकी पूंजी स्थायी रहेगी या परिवर्तनशील, इसका सब ये भी हम पहले ही कर लेंगे कि जिन साझेदारों ने
फर्म के एस्टेब्लिश होते समय जो पैसा दिया उसके अतिरिक्त कोई पैसा अतिरिक्त नहीं ला सकता, या फिर अतिरिक्त जो लाएगा तो कौन-कौन ला सकता है, और उस पे जो ब्याज का रेट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। अब वही किसी साझेदार ने अगर अतिरिक्त रुपए लगाया है तो उसको ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा वो चीज़ भी पहले डिस्कस कर ली जाएगी। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा कि लाभ का विभाजन। अब जो प्रॉफिट होगा फर्म को वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो चीज़ भी पहले डिस्कस कर ली जाती है कि यह अनुपात क्या रहेगा, है ना? किसी को ज़्यादा, किसी का कम रह सकता है। साझेदार द्वारा ऋण देना व लेना। अब कोई साझेदार तो ऐसा हो सकता है कि वो अतिरिक्त पैसा देगा फर्म को तो उसको ब्याज मिलेगा, या फिर कोई साझेदार ऐसा हो सकता है जो फर्म से कर्जा लेगा तो वो फर्म में इंटरेस्ट देगा। जैसे कि ड्राइंग होता है एक। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि कोई साझेदार ने फर्म से पैसा निकाल लिया तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। अब इस पे जो ब्याज दिया जाएगा उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये फर्म का क्या होता है, ये फर्म का प्रॉफिट होता है ना? तो ये भी चीज पहले डिस्कस कर ली जाती है सारी। और साझेदारी संलेख में अगर किसी रेट का उल्लेख नहीं है ऋण पर ब्याज का, तो एक फिक्स रेट दे रखा है 6% का। अगर साझेदारी संलेख में कोई ब्याज के रेट की बात नहीं कर रखी है, किसी साझेदार ने ऋण अतिरिक्त ऋण लगाया तो वो 6% का एक सिंपल सा फंडा है। अब साझेदारों का वेतन और कमीशन की बात कर लें कि कोई साझेदार मान लो ये बोलता है कि मैंने पैसे लगाए मैं काम नहीं कर पाऊंगा, है ना? या फिर कोई साझेदार ये बोलता है कि भाई देखो कर्मचारी के तौर पर मैं कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा, उसके लिए मुझे कुछ वेतन देते रहना आप। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, तो पहले डिस्कस कर ली जाएँगी ये। या फिर कोई साझेदार अतिरिक्त काम कर रहा है या कोई सेल्स वगैरह करा रहा है अपनी, तो उसपे जो उसको कमीशन दिया जाएगा, उसकी भी बात पहले ही कर ली जाएगी, कितना कमीशन दिया जाएगा और कितना नहीं दिया जाएगा, है ना? आहरण और उस पर ब्याज। आहरण क्या? वही जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था ड्राइंग। कोई साझेदार माल निकालता है फर्म से या कोई नगद पैसा निकालता है ना? तो उसकी बात है, और उस पे जो ब्याज दिया जाएगा वो कितना रेट रहेगा वो सारी चीज़ें उल्लेख कर दी जाएगी, है ना? क्या-क्या होगी। खातों का संधारण और उसकी अंकेक्षण की व्यवस्था कि साझेदारी की लेखा पुस्तक किस प्रणाली के अनुसार रखी जाएगी, वो चीज़ पहले डिस्कस कर ली जाएगी, और अंतिम खातों की जाँच किस प्रकार हमें करानी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएगी यहाँ पे, है ना? उसके बाद अधिकार और नियंत्रण कि किसका क्या अधिकार रहेगा, ये चीज भी पहले डिस्कस कर ली जाएगी। किंतु व्यापार में कार्यों के अनुसार अधिकारों का परिवर्तन हो सकता है कि कोई काम ज्यादा करेगा, कोई काम कम कर सकता है, या फिर किसी के मान लो किसी को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, किसी को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है समय समय पे चेंज हो सकती है ना? तो अधिकार नियंत्रण में तो ये हो गया। साझेदारों का कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। उनको क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से साझेदार किस ढंग से करेंगे काम को, है ना? इसका उल्लेख भी पहले ही कर लिया जाता है। अब ख्याति की बात कर लें तो ख्याति में क्या है कि नया साझेदार जब आता है फर्म में, या फिर या फिर कोई पुराना साझेदार फर्म से जाता है, तो ख्याति में कुछ परिवर्तन होता है। ख्याति फर्म की चेंज हो जाती है, उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना? उस समय में ख्याति जो निकालनी होती है, तो उस समय जो ख्याति कैलकुलेट की जाएगी उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी विधि को हम कैलकुलेट करेंगे, सुपर मेथड से करेंगे या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे, तो वो चीज भी पहले डिस्कस कर ली जाएगी। अब प्रवेश और सेवानिवृत्ति की बात करें कि नए साझेदार अगर कोई प्रवेश करते हैं तो क्या नियम रखेंगे उनके लिए। कोई साझेदार जाना चाह रहा है या फिर हटाए जाने की कोई स्थिति है तो क्या रखेंगे। अब मान लो कोई साझेदार ने एक ऐसी एक्टिविटी कर दी कि उसको निकालना पड़ सकता है, तो पहले ही डिस्कस कर लो कि ऐसा काम होने पे हम तुमको निकाल सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ हो जाएगी। या फिर अवयस्क साझेदार को हम प्रवेश करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्या-क्या उनकी उसमें जो है क्वालिटी देखेंगे हम, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा साझेदार की मृत्यु और उसके वैधानिक उत्तराधिकारी कि कोई साझेदार अगर फर्म में मर जाता है, तो उसकी जो पूँजी या फिर संपत्ति है, उसका कैसे हम भुगतान करेंगे? कौन उसके उत्तराधिकारी हैं? जैसे अभी क्या होता है नॉमिनी, है ना? उत्तराधिकारी को आप नॉमिनी बोल सकते हैं। नॉमिनी की बात कर रहे हैं ये, कि बाद में किसको दिया जाएगा ये अधिकार, है ना? उसका जो पैसा वगैरह है। अब बीमा और उसका विभाजन, कि साझेदारों का एक जॉइंट में बीमा करा लें या ना करा लें? ये करा सकते हैं बाद में। तो ये सा और कितने का कराएँगे? हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाता है पहले ही। बीमा का भुगतान कैसे करा जाएगा, है ना? किस रेट से डिवाइड किया जाएगा, उनको किस रेशियो में दिया डिवाइड किया जाएगा। साझेदारों के संबंध विच्छेद, मतलब साझेदारों मतभेद होने पर अथवा किसी अन्य कारण से साझेदारों में क्या हो गया, संबंध अलग-अलग कर सकते हैं। तो उनके प्रयोग कैसे करेंगे हम? कैसे उनमें जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मतभेद हो गए तो किन-किन की सलाह लेके उनको हम मान सकते हैं, है ना?
तो वो चीज भी हो जाती है कि साझेदारी के फर्म से पृथक होने पर साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है ना? ये तो काम ठीक है, है ना? तो ये 17 पॉइंट हो गए और 17 पॉइंट